Let's discuss about the DPSPs, which are the Directive Principle of the State Policy. ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो कि एज अ डायरेक्शन दिए हुए हैं. लाइक डायरेक्शन होती है ना कि ये करो वो करो, वो डायरेक्शन दिए हुए हैं टू द स्टेट कि आप ऐसा कर सकते हो, आप वैसा कर सकते हो. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे मिलते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक. अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं एंड 35 के बाद 36 से हमारे आ जाते हैं DPSP. ओके, सो इसको हम एज अ सिस्टर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं. डॉक्टर BR अम्बेडकर इसको कहते हैं नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था. साथ ही नेहरू अपनी पहली रिपोर्ट में इसको मेंशन करते हैं कि गाइडिंग प्रिंसिपल होने चाहिए गवर्नमेंट के लिए, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी ऐड ऑन किया गया. डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ऐसे कहा जाता है फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. फिलॉसफी मतलब कि आप किसी सब्जेक्ट में जाओ कि उसमें इतना कुछ लिखा हुआ है, ये हो सकता है वो हो सकता है, भले ही एक्चुअल रियलिटी में उतना वैसा ना हो, वो फिलॉसफी उतनी ज़्यादा अच्छी ना हो जितनी आपको सोचने में लगे, पर फिर भी वो होती तो फिलॉसफी ही है. वैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल भले ही कितनी अच्छे स्टेट की क्रिएशन की बात करें, पर वो सिर्फ डायरेक्शंस हैं, वो फिलॉसफिकल ही बातें हैं, वो रियलिटी नहीं है और ना भी बनी है. साथ में ये है जो अचीव करने के लिए स्ट्राइव करते हैं, यानी कि मतलब मेहनत करते हैं इन चीज़ों को अचीव करने के लिए. अब DPSPs क्या है जिनको अचीव करने के लिए मेहनत करनी है वो डिस्कस करेंगे हम. पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं DPSP और फंडामेंटल राइट्स का. सबसे पहला DPSP एक इंस्ट्रक्शंस है कि आप ये करो आप वो करो, बल्कि फंडामेंटल राइट्स जो है लिमिटेशन है कि आप लोगों को बोलने से नहीं रोक सकते, आप लोगों की जिंदगानी के अंदर दखलंदाजी नहीं कर सकते. साथ में ये नॉन जस्टिसिएबल राइट्स हैं, ये जस्टिसिएबल राइट्स हैं, मतलब कि इनको जस्टिफाइड नहीं कर सकते, इनको कह नहीं सकते कि ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल में तो आप करो, पर अगर फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है तो वो जस्टिफिएबल हैं, उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. इसीलिए गवर्नमेंट के नज़रिए से ये हमारे नेगेटिव राइट्स हैं और ये पॉजिटिव राइट्स, बिकॉज इसके ऊपर आप गवर्नमेंट से नहीं कर सकते कि DPSP में दिया है करो 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 करो, ये सिर्फ डायरेक्शंस हैं. इसीलिए सरकार की नज़र से ये पॉजिटिव राइट्स हैं और ये नेगेटिव राइट्स, बिकॉज ये तो उनको मानने पड़ेंगे, और जो चीज़ सरकार के खिलाफ जाती है वो ऑब्वियसली सरकार की नज़र में तो नेगेटिव हो ही जाएगी. ऐसे याद कर सकते हो आप. फंडामेंटल राइट्स जो बात करते हैं वो पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, जैसे कि आपका राइट टू वोट हो गया. सब इंसान एक वोट की वैल्यू एक ही रहेगी, पर सोसाइटी में 3 एस्पेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल जस्टिस. अब सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ी डिस्पैरिटी होती है सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस में. देख सकते हैं आप लेबर क्लास को बाकी कॉर्पोरेट मजदूर को, कितना डिफरेंस है लेबर्स में जो घर बना रहे हैं उनमें और जो कॉर्पोरेट हाउस में काम कर रहे हैं उनमें. तो उन लोगों के लिए जस्टिस लाने के लिए DPSPs के प्रावधान है, जहाँ पर थोड़ी सोशल सर्विस दी जाती है, गांधी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, सो दैट एक एगैलिटेरियन सोसाइटी का फॉर्मेशन किया जा सके. अब जो हमारे जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं अब DPSP के अंदर, वो वेरी करते हैं 38 से लेकर 36 से लेकर के बेसिकली 36 से लेकर के 51 तक जाते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग के जो 2 आर्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे से हैं. सो बेसिकली जो हमारी DPSP हैं उन्हें हम 4 डिविजन्स में बांट सकते हैं कि लाइक क्या डायरेक्शन मिले हैं सरकार को करने के लिए. सरकार को देखो 4 तरीके के काम करने के लिए बोला गया है. सबसे पहला तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल, यानी कि जहाँ पे सब लोगों को समान कर देना है, जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस प्रोवाइड करानी है, ऐसी बात करता है हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल. भले ही आपको सेक्शन बाय हार्ट याद ना हो, पर आपको उनके अंदर का कंटेंट याद हो जाएगा. अगर वो भी याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है डिफरेंशिएशन करने के लिए. सेकंड जो है हमारा वो है गांधीयन प्रिंसिपल. जब गांधी मरे तो उसके प्रिंसिपल्स काफ़ी रह गए जो गांधीयन सोसाइटी में होने चाहिए थे, जो उनके एस्पिरेशंस भी इसमें लिखे हुए हैं. साथ में लिबरल प्रिंसिपल्स, यानी कि ऐसी विचारधारा जहाँ पे लोग एक अच्छा एनवायरनमेंट के साथ रहना चाहते हैं, एक सुखी एनवायरनमेंट के साथ रहना चाहते हैं, उसकी बात करते हैं आर्टिकल्स. लास्ट में इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स, यानी कि इंटरनेशनल पीस को बनाए रखें, हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई झगड़ा हो भी जाए अगर किसी और कंट्री के साथ तो वो आर्बिट्रेशन से सुलझा लिया जाए ताकि उसका निपटारा जल्दी से जल्दी हो. तो ऐसी अच्छी बातें, फिलोसफिकल बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जिनको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है.
डेफिनेशन ये बताती है कि ये स्टेट, यहाँ पे जो बोला गया है कि जो डायरेक्शन दी जाएंगी स्टेट्स को काम करने के लिए, वो स्टेट है कौन? वो स्टेट हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में काम करती है, उसके लोग, साथ में स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट की लेजिस्लेचर, साथ में जो लोकल अथॉरिटी है वो, और लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी जो कि ग्रास रूट लेवल पे काम करती है, उन सभी लोगों को हम मिला करके एज अ स्टेट कहते हैं। साथ में इसकी ये एनफोर्सिएबल भी नहीं है बाय द लॉ। क्यों नहीं है? बिकॉज ये तो अपने आप में डायरेक्शंस हैं, और डायरेक्शंस को आप, प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई नहीं करवा सकते किसी स्टेट के ऊपर ज़बरदस्ती, जब तक वो खुद ना करना चाहे, उनकी विल में ना हो। उनके पास ये काम है कि शेल डू, मतलब उनकी ड्यूटी है ये काम करना, शेल टू डू अ ड्यूटी, पर ये स्टेट की डिस्क्रिप्शन पे है, तो ये एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट नहीं कहे जा सकते, बिकॉज दीज आर जस्ट मेयर डायरेक्शंस टू द गवर्नमेंट। तो देखो, मैंने तुझसे बताया था कि 4 तरीके के डिवीजन होते हैं हमारे डीपीएसपी में। तो पहला हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, जो हमें सीधी बात करता है कि प्रमोट वेलफेयर होना चाहिए, साथ में जो इनइक्वालिटी है उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। 39 बात करता है मैन और वुमेन जो होते हैं उन दोनों के मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो है उन्हें एडुकेट बनाया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन जो है मटेरियल का हमारी सोसाइटी के अंदर वो सबको दिया जाए। जैसे कि हम देखते भी हैं अपनी सोसाइटी में कि मिड डे मील चला दिया जाता है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स हो रहा है। क्यों हो रहा है? ताकि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो थोड़ा कम हो। लाइक टैक्स लेते हैं हम ऊपर वाली क्लास से, नीच वाली क्लास को हम नरिश करने के लिए उनको हम क्या करते हैं, उनके लिए स्कीम्स चलाते हैं, वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि औरतों को थोड़े कम पे किया जाता था, पर अब थोड़ी वुमेन सेंट्रिक बातें चल रही हैं 39 आर्टिकल के अंदर, जहाँ पे सिक्योर वर्क की बात करी है मैन और वुमेन दोनों के लिए। साथ में उनके फ्रीडम और उनकी डिग्निटी की बात करी गई है, बच्चों की और यूथ की, यानी कि जो बच्चे काम कर रहे हैं नहीं करने चाहिए, उनकी फ्रीडम और उनकी डिग्निटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में इस चीज़ को कहा गया है सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, इन दोनों आर्टिकल्स को। अब मे भी 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, तो आर्टिकल 38 और 39 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको बताने के लिए, बिकॉज ये आपके सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल बात चल रही है, यहाँ पे सोशल प्लस इकोनॉमिक बातें चल रही है, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात चल रही है यहाँ पे। साथ में एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे केस लॉ आपका आ सकता है, दैट इज रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे बोला गया था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, पर इसको एनफोर्स किया जा सकता है बाय आर्टिकल 32। ओके, एंड जो इसका अदर आर्टिकल है दैट इज 39A, जो कि 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई थी पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ेंगे हमें कहीं ना कहीं ये 42 अमेंडमेंट दिखता रहेगा। 39A बात करता है फ्री लीगल एड की। अगर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, नालसा है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराती है टू द सर्टेन पीपल, वुमेन्स को, चिल्ड्रंस को, या फिर मार्जिनलाइज्ड लेबर को, या फिर जो भी इंसान किसी भी पीड़ित अवस्था में है, भले ही क्लाइमेटी से हो या फिर किसी मैन मेड डिजास्टर से हो, उनको फ्री लीगल एड देता है, या जिनकी इनकम 3 लाख से कम होती है उनको देता है। ये बात भी इसमें लाई गई। साथ में इसमें अगर आप कोई केस लॉ डालना चाहते हैं तो आप ये वाला डाल सकते हैं, हुसैन नारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑफ बिहार, या फिर दूसरा केस लॉ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं विच इज MH हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि एक सोशलिस्ट वाली सोसाइटी में क्या होता है कि सबको इक्वल पे मिले, वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ताकि सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस मिल सके लोगों को। इसी के अंदर 3 अलग आर्टिकल्स भी आए हैं जहाँ पे राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस का भी लोगों को हक दिया गया है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयड, ओल्ड एज पीपल, सिक पीपल, डिसेबल पीपल को और थोड़े असिस्टेंस देने की बात करी गई है ताकि उनको मार्जिनलाइज फील ना हो सोसाइटी के अंदर। साथ में आर्टिकल 42 के अंदर मैटरनिटी लीव, यहाँ पे वुमेन सेंट्रिक बातें करी गई हैं, फिर से मैटरनिटी लीव दी जाए, हस्बैंड को भी दी जा सकती है इस केस में, और जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस में उनको रहने का जगह दी जाए, लाइक स्लम्स हटा करके थोड़े उनको डिसेंट घर दिए जाएं, ठीक है। इसके लिए कुछ एक्ट्स भी लेके आई थी गवर्नमेंट, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इक्वल रिजम्पशंस एक्ट 1976, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज में छोटे बच्चों को जाना बंद करवा दिया गया था हजारस फैक्ट्रीज के अंदर। आर्टिकल 43A 42nd अमेंडमेंट की बात करता है, जैसे मैंने बोला, फिर से आगे देखो 1976 का अमेंडमेंट, जहां पे बोलता है सस्टेनेबल लेजिस्लेशन होना चाहिए,
सूटेबल लेजिस्लेशंस मतलब कि जो वर्कर्स होते हैं उनको ऐसे मैनेज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडस्ट्री के अंदर, वो थोड़ा वर्कर्स के बारे में भी सोचे, उनके सूटेबली कोई लेजिस्लेशन बनाए सो दैट वो भी सोसाइटी के अंदर अच्छे से काम कर सके। सेकेंड जो एस्पेक्ट हम पढ़ने वाले थे वो थे हमारे गांधीयन DPSPs, जो हमारे आर्टिकल 40 में दिए जाते हैं। 40 वाला कंपनी हो चुका है, जिसमें कहते हैं विलेज पंचायत होनी चाहिए, जो कि अमेंडमेंट 73 और 74 के जरिए हमने लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी, डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे पहुंच चुकी है। तो ये वाला अकम्पलिश हो चुका है हमारा गोल। साथ में आर्टिकल 43 बात करता है डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ होने चाहिए, जहाँ पे लिविंग वेज मिलनी चाहिए लोगों को, जहाँ पे एंजॉय करें लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज को, भले ही वो किसी भी सेक्टर के वर्कर्स हुए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के हुए या फिर कहीं और के भी, उनको थोड़ा सा आराम तो मिलना ही चाहिए उनके काम से। साथ में आर्टिकल 43 भी बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की फॉर्मेशन के लिए। अगेन ये बात करता है समहाउ विलेज लेवल, यानी कि छोटे लेवल पे, छोटे लेवल इन द सेंस जहाँ पे लोग कम हैं, आबादी कम है। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 46 जो कि बात करता है कि एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि SC/ST वर्ग थोड़ा पीछे रह गया है, वीकर सेक्शन है, तो उनको थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट मिलना चाहिए। साथ में आर्टिकल 47 बात करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। न्यूट्रिशन मेन बात है यहाँ पे, न्यूट्रिशन की बात करता है बैन ऑन ड्रग्स एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। ये एक ऐसी चीज थी जो गांधी जी हमेशा से चाहते थे इंडिया में हो, पर ऐसा नहीं है। पर इतना है कि ड्रग्स और स्मोकिंग अभी बच्चों के लिए प्रोहिबिटेड है, और साथ में उसमें एडवर्टीजमेंट भी लगाना पड़ता है कि दिस आर कैंसर कॉजिंग एजेंट है इसके अंदर, सो उसको ना खाएं। ये एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978। साथ में आर्टिकल 48 बात करता है मॉडर्न लाइन की, जहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब कि कहना ये चाह रहे हैं कि मॉडर्न लाइन को अपनी एग्रीकल्चर के साथ जोड़ लेना, ठीक है, लाइक थोड़ा मॉडर्नाइज कर लेना अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को, अपनी एनिमल हस्बेंड्री को, जहाँ पे ब्रीड इंप्रूव किया जा सकता है क्रॉस ब्रीडिंग करवाने के बाद में, ठीक है, यानी कि नस्ल सुधार का काम करवा सकते हैं सो दैट दूध का उत्पादन अच्छा हो, कोई डिजीज हो उससे रेजिस्टेंट मिलना चालू हो जाए लाइव स्टॉक्स को। साथ में स्लॉटर ऑफ काउस को पूरी तरीके से बंद कर देना। एक केस आया था मिर्जापुर मोती, जहाँ पे इन्होंने बोला था गाय काटने का हक होना चाहिए, पर कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि गाय काटना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, आप कोई और भी काट सकते हो उसी जगह पे, पर क्योंकि ये रिलीजियस वाला एस्पेक्ट यहाँ पे आ जाता है तो कोई जरूरत नहीं है आपको गाय रोज करने की। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडिया में ऐसा है, कहीं कहीं जगहों पे आप अभी भी गाय को स्लॉटर कर सकते हैं, वहाँ पे बीफ अलाउड है, स्लॉटर सेंस बीफ अलाउड है। अब थोड़ी लिबरल सोच वालों की बातें करते हैं कि क्या एक सरकार को कदम उठाने चाहिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हल्ला मचता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि ये होना चाहिए सो दैट देश के अंदर जितनी भी इनयूनिफॉर्मिटी है, लोगों के बीच में जितनी भी दिक्कतें हैं, उसको थोड़ा यूनिफॉर्म करके, अनसर्टेनिटी को दूर करके, एम्बिग्युइटी को दूर करके, थोड़े क्लियर विजन के साथ में लोगों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी होगी। जैसे कि एक स्पेशल मैरिज एक्ट लाए थे, जब दो लोग अलग अलग धर्म से आगे शादी करते थे तो उसके लिए मैरिजेस में करवा दी जाती थी। साथ में आपने शाहबानो केस भी देखा होगा, जहाँ पे औरतों को हक दिलने की बात करवाई गई थी, ट्रिपल तलाक की बात करी थी, तो यहाँ से क्या हुआ, एक यूनिफॉर्मिटी सोसाइटी की बात करनी चालू हो गई थी। साथ में और केस भी हैं, वो पढ़ सकते हैं। साथ में गोवा जो है फर्स्ट स्टेट बना हमारा यूसीसी के अंदर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जहाँ पे अप्लाई हुआ। साथ में आर्टिकल 45 की बात करते हैं। इसके बाद में इसके बारे में अभी एक बार और बात करूंगा मैं इसी सेशन के अंदर, जो कि आपको रिलेट करने में आसानी होगी। पर 45 बात ये करता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर 6 साल तक के बच्चे, यानी कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर होनी चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 48A जो कि अगेन अमेंडमेंट 42 में आया है, आप देख रहे हैं हर किसी में आई है अमेंडमेंट और जोड़ते ही चले गए हैं। यहाँ पे बात करता है प्रोटेक्शन, इम्प्रूवमेंट वाइल्ड लाइफ के लिए, फॉरेस्ट के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, यानी कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट की बात चल रही है। और जब बात चल रही है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट की, तो हम MC मेहता जी को नहीं छोड़ सकते, जो कि यहाँ पे केस में आप ऑब्वियसली मेंशन कर सकते हैं, जो कि ओपियम गैस लीक का हो गया या कोई भी अदर हो गया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे केस लड़े हुए हैं एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग में। साथ में इसी टाइम पे हमारा वाटर पोल्यूशन एक्ट आया था, एयर पोल्यूशन एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, और एक और केस आप लिख सकते हैं देहरादून में जो ग्रिलिंग चल रही थी उस टाइम पे, उसको बैन करने के लिए। अब आप थोड़ा यहाँ पे ना एसोसिएट करने की कोशिश करो। अब तक हम सिर्फ गरीबों की बात कर रहे थे, सोशलाइजेशन व्यू था हमारा, अब हम व्यू में बात कर रहे हैं बचाने की चीज़ों को। किन किन चीज़ों को बचा लिया अब तक हमने? एनवायरनमेंट को बचा लिया हमने, बच्चों को बचा लिया,
और अब हम बचाने वाले हैं अपने मॉन्यूमेंट्स को, अपनी नेशनल इंपॉर्टेंस वाली जो प्लेसेस हैं उनको बचाने का हमारा डीपीएसपी है सरकार का। वो फॉलो करने के लिए उसने क्या किया, उसने ASI बनाई, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। साथ में उसने एंटीक एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट भी निकाला 1972 के अंदर। इसके साथ साथ आर्टिकल 50 बोलता है सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, जो कि ऑब्वियसली है क्योंकि हमारे आर्टिकल 121, 211, 122 एंड 212। अब एक बात देखो यहाँ पे ना, जितने भी तुम पॉसिबिलिटीज बना सकते हो 1 2 की, विच इज लेटर 1 एंड 2, सारे यहाँ लगा दो, सारे यहाँ एप्लीकेबल हो रहे हैं किसी ना किसी सेंस में, ठीक है। मतलब ट्रिक थी याद करने के लिए बेसिकली। सेपरेशन ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बीच में, जो कि ऑब्वियसली होनी भी चाहिए और हमारे देश में बहुत हद तक है, पर फिर भी इन्फ्लुएंस आ जाता है। इसी में एक बहुत फेमस केस आप जो ऐड कर सकते हो वो है यहाँ पे नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। अब ये बात ध्यान रखना, जब 42nd अमेंडमेंट लाई गई थी ना, वो नेहरू मतलब कि इंदिरा गांधी नेहरू की वजह से ही आई थी। और अब जब डीपीएसपी हम खत्म करने जा रहे हैं तो लास्ट में हमने डीपीएसपी खत्म किया फ्रॉम दी गांधी, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग इट, क्योंकि इस केस में बात ऐसी चल रही थी, इसने जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर लिया था, लाइक लेजिस्लेटिव होने के बाद भी, एग्जीक्यूटिव होने के बाद भी इसने इन्फ्लुएंस कर लिया था, जुडिशरी को अपने अंडर कर लिया था। तो ये वाला इस केस में हेल्ड हुआ था। साथ में जो आर्टिकल 51 है जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, वहाँ पे ये कहा गया है कि इंटरनेशनल पीस होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, जस्ट और एक ऑनरेबल रिलेशन होना चाहिए हमारा दूसरी कंट्रीज के साथ में, रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंटरनेशनल लॉज के लिए, सेटल करने चाहिए हमें इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जितने भी हो रहे हैं हमारे पाकिस्तान के साथ। इसलिए बात यूएन में गई थी उस टाइम पे, आपको याद होगा। साथ में ये कहा गया है कि आर्बिट्रेशन के थ्रू होने चाहिए, बिकॉज जो केस लड़े जाते हैं वो सालों साल चलते रहते हैं पर खत्म नहीं होते हैं, इसलिए आर्बिट्रेशन में जल्दी से जल्दी आपका सुलझारा हो जाता है बातों का। अब कुछ केस लॉ की बात कर लेते हैं जहाँ पे बात करी गई है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की। अगर आपका डिफरेंशिएशन आता है तो आप वहाँ पे उन केसेस को मेंशन कर सकते हैं, जो कि लास्ट टाइम 20 नंबर में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन। इसमें कहा गया था, पहला कॉन्फ्लिक्ट ये था कि डीपीएसपी प्रिवेल करेंगे या फिर फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। तो हेल्ड ये हुआ कि फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे किसी भी केस में। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक ये हो सकता है, स्टेट ऑफ मद्रास, अगर आप TMQC देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें अय्यर है और जेठालाल का जो पापा है उसका नाम चंपक लाल है। सो आप रिलेट कर सकते हैं अय्यर को चंपक लाल के साथ में। सो आई गेट हो गया है, मतलब समझ में आ जाएगा आपको। मद्रासो चले गए, उसके साइड वाली स्टेट में भी चले जाते हैं। फिर केरला एजुकेशन बिल, ठीक है, जो कि 1957 में आया था, जहां पे बोला था कि डीपीएसपी कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स। तो ये हेल्प किया गया कि सही बोल रहे हो कि डीपीएसपी ओवरराइड नहीं करेगी फंडामेंटल राइट्स को, पर ये बात भी नहीं भूलनी है कि दोनों हार्मोनियस हैं कंस्ट्रक्शन में, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। अगर एक चीज नहीं होगी तो दूसरी चीज में थोड़ा तो फर्क आ ही जाएगा, क्योंकि सरकार को देख देख के याद आएगा कि ये नहीं हुआ, वो रह गया, ये हुआ वो रह गया, ठीक है। इसके साथ अब केरला की जब बातें चली रही है तो केरला में केशवानंद जी को कैसे छोड़ देते, उस केस को भी हम इसमें पुट अप कर देंगे, बताएंगे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है उनके समहाउ क्या है, सेम गोल्स ही हैं। क्या गोल्स हैं उनके? एक वेलफेयर स्टेट का स्टैब्लिशमेंट करना, इंटरप्रेट करना और अप्लाई करना एक साथ। हमने जैसे देखा था फंडामेंटल राइट्स किस लिए है, हमारा पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए है, डीपीएसपी किस लिए है, सोशल जस्टिस के लिए है, और हमारा इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए है। जब ये तीनों जस्टिस मिल जाती हैं, हमारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल, ये एक मतलब एक इक्विटेबल सोसाइटी का फॉर्मेशन करती है, इक्वालिटेरियन सोसाइटी का फॉर्मेशन करती है। सो इस केस में ये बोला गया कि दोनों अच्छी चीज़ हैं, दोनों हैंड इन हैंड जानी चाहिए, अप्लाई करना चाहिए टुगेदर में। एक वेलफेयर स्टेट का फॉर्मेशन होता है इन दोनों की वजह से। अब मैंने आपको बोला था कि 42nd अमेंडमेंट जो है हर जगह नाक घुसाएगी, हर जगह नाक घुसाएगी, पर अब उसने क्या किया, उसने पूरी की पूरी नाक ही काट के वहां चिपका दी। क्या किया इसने, जितने भी हमारे डीपीएसपी थे, जो भी सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे सरकार को काम करने के लिए, वो नेहरू ने क्या किया, नेहरू मतलब कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन सारे प्रोविजंस को उठा के आर्टिकल 31 क्लॉज C में डाल दिया। आर्टिकल 31, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो पता चलेगा, आर्टिकल 31 विच मींस फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। पर जो केस आया मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। इसको बोला कि ये बिल्कुल डिस्टर्ब कर देगा हार्मनी कॉन्स्टिट्यूशन की। बेसिक फीचर है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ये इस फीचर के अंदर आग लगा देगा। सो इसको ना किया जाए।
साथ में बहुत क्विक हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि हमारे डीपीएसपी के ऑब्जेक्टिव क्या थे। सबसे पहले इतना बात कर ली हमने, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिकल इनक्वालिटी दूर करनी चाहिए, सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस ऊपर करनी चाहिए। ये कान सीधा ऐसे पकड़ा जा सकता था, ये वाला कान है, ये शक्ल है, ये इस वाले हाथ से ऐसे पकड़ सकते थे, पर इसने क्या किया, इसने ये वाला हाथ घुमा के यहाँ से पकड़ा है। ठीक है, ऐसे ही बातें घुमा घुमा के आपको अपने पॉइंट्स इलेबोरेट करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं और बढ़ाते जाना है। एडुकेट लिविंग ऑफ ऑल फॉर ऑल की बात करिए यहाँ पे। साथ में नेशनल इंटीग्रेशन की बात भी करी है, कुछ हद तक टच कर लेता है। साथ में गाइडेंस दी है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने सोशलिज्म और गांधी आइडियाज को जिंदा रखा है इतने सालों के बाद भी, आज़ादी के। साथ में इन्होंने एक हारमोनियस सोसाइटी का फॉर्मेशन किया है डीपीएसपी डालने के बाद में। साथ में जो मैं चीज़ आपसे कह रहा था, 45A के संदर्भ में हेल्पिंग करी जुडिशरी ने इंटरप्रेट लॉ, उन्होंने क्या बोला, इन्होंने आर्टिकल 21A ही डाल दिया जिसमें राइट टू उसकी बात चलती है, पढ़ाई की। मेजरिंग गवर्नमेंट परफॉर्मेंसेज, आप मेजर भी करते हैं कि लाइक गवर्नमेंट ने कितना कर लिया। जैसे कि मैं आपको बताता हुआ चल रहा था कि अमेंडमेंट ऑफ 73 और 74 के साथ क्या हुआ, लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन हुई। तो वैसे ही क्या होता है, मेजर करने में आसानी होती है गवर्नमेंट को कि उन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया, उसको टिक कर दिया, बाकी रह गया उसको अभी क्रॉस कर दिया, धीरे धीरे चल रहा है लाइन के ऊपर सारा काम। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो गया। नेक्स्ट है फाउंडेशन फॉर अ वेलफेयर स्कीम, यानी कि आपकी कोई भी स्कीम जानी, जैसे कि मैटरनिटी लीव की स्कीम थी, वो किसके ऊपर बेस करती है, वो हमारी डीपीएसपी के ऊपर बेस करती है। तो ऐसे ही पॉलिसी मेकिंग फ्रेमवर्क हमारा प्रोवाइड करता है डीपीएसपी की, आप इस पे बनाओ, आप उस पे बनाओ, यहाँ पे वेलफेयर हो सकता है, वहाँ पे इकोनॉमिकल जस्टिस आ सकता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे डीपीएसपी के। अब ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी जो काम करने की चीज़ें हैं वो सरकार के ऊपर डाल दी जाए। सरकार को कंपाइल नहीं किया जा सकता किसी काम को करने के लिए, पर उनसे आशा रखी जाती है कि वो ये काम करे ताकि वो हमारे हक में जाए। ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए अपने देश के लिए, जो हमारे देश के हक में जाए, पर वो हम करने से बच जाते हैं, हम वो काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्हें कहा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, जो कि पार्ट 4 के ए सेक्शन में आती हैं, जिसे हम यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करके लेके आए हैं। और ये भी साथ में 42nd अमेंडमेंट में जोड़ दिए गए थे, बिकॉज इट इज़ अ लेटर अमेंडमेंट। आप देख सकते हो 51, हमने क्या पढ़ा था, इंटरनेशनल पीस के बारे में बात कर रहा था, पर 51A जोड़ दिया गया, विच आर द ड्यूटीज ऑफ आवर कंट्री, मतलब टूवर्ड्स आवर कंट्री। साथ में इसमें ए से लेके जे तक जोड़े गए थे, के को 86 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। अभी हम देखते हैं कि ABCD मतलब क्या जा रहा है नीचे फ्लो। ठीक है, इसको स्वरूप सिंह कमेटी के द्वारा, स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, जिसकी बाद इसको अमेंडमेंट के थ्रू ज्वाइन कर लिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। इसके ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो ये बताता है कि लोगों के अंदर एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश करते हैं, एक कमिटमेंट लाने की कोशिश करते हैं, अपने नेशनल यूनिटी के बारे में, उसको फोस्टर करने के बारे में बात करते हैं, बैलेंस करते हैं राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। फंडामेंटल राइट तो दे दिए कि आपके ये हक हैं, आपको मिल जाएंगे, पर साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको देश की रक्षा भी करनी है, ये भी आपकी ही ड्यूटी है। तो उन चीज़ों को थोड़ा यहाँ पे बैलेंस करते हुए चलती है। सोशल हार्मनी और ब्रदरहुड की भावना को बनाए रखते हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है नेशन बिल्डिंग के अंदर, लोगों के अंदर जितना जज्बा है वो इस वाले आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि आपके साथ होना चाहिए, आप में होना ही चाहिए ये वाली चीज़ें। अगर नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लूप होल ही ये है कि ये नॉन इन्फोर्सिएबल है, सैंक्शनलेस ड्यूटीज़ हैं, यानी कि अगर आप ये ड्यूटीज़ नहीं करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर पार्लियामेंट चाहे तो ये करवा सकती है। फॉर एग्जांपल ASI के ज़मीन जो होती है, जो उन्होंने संग्रहित करके रखी होती है, अगर आप वहाँ जाके मूर्तियों को तोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं आज के दिन में, तो आप पकड़ लिए जाएंगे। जबकि ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिया था कि आपको मॉन्यूमेंट्स खराब नहीं करने हैं, पर क्योंकि अब वो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए, तो मतलब कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, वो कर सकती है। ठीक है, देखो काफ़ी सारी ड्यूटीज़ दी हुई हैं हमें ए से लेके के तक। जहाँ तक हमने बात करी थी कि ए से लेके दिस जे तक हमें पहले मिली थी, पर 2002 के बाद ये के भी जोड़ दी गई। के का जोड़ने का पर्पस सिर्फ इतना सा था कि जहाँ पे सरकार को बोला गया कि आप बच्चों की परवरिश पे, यानी एजुकेशन पे पैसा खर्च करो, वहीं पे पेरेंट्स को भी ये कहा गया कि आप भी अपॉर्चुनिटी दो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए। साथ में जो बच्चे एक एज ग्रुप फ्रॉम 6 to 14 के बीच में आते हैं उनके लिए। साथ में आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी सारे दिए हुए हैं
जैसे कि नेशनल फ्लैग को, एंथम को रिस्पेक्ट करना, चेरिश करना, ऑनर करना, अपने फ्रीडम फाइटर्स को, सोवरेनिटी को, यूनिटी और यूनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना, प्रोटेक्ट करना नेशन को, उसके नीड में काम आना, नेसेसिटी में काम आना, उसकी प्रमोट करना पीस एंड ब्रदरहुड को, साथ में यूनिटी को अपनी देश की, साथ में रिस्पेक्ट करना, वैल्यू करना अपने रिच कल्चर, अपनी हिस्ट्री को, साथ में रिस्पेक्ट करना, प्रिजर्व करना एनवायरनमेंट को, जो कि अब ऑब्लिगेटरी हो चुका है एनवायरनमेंट एक्ट के आने के बाद में, प्रमोट करना ह्यूमनिज्म को, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट आना चाहिए, रूढ़िवादी सोच हट जानी चाहिए, स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी होनी चाहिए सबके अंदर, कास्टिज्म खत्म हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल्स के साथ बता रहा हूँ। प्रोटेक्ट करना चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी को और रिजेक्ट करना चाहिए वॉयलेंस को, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब कि हमारी ही प्रॉपर्टी है, ट्रेन व्रेन तोड़ना ये सब की मना की गई है, वॉयलेंस नहीं करना इसका भी मना किया गया है। और एक एक्सीलेंस की तरफ चलना, मतलब कि एक ऐसी जगह जो सबके लिए अच्छी है, सबके लिए सुंदर है, स्ट्राइव करना है ऐसी एक्सीलेंस सोसाइटी के लिए, ठीक है। अब ये याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। दिस इज ही साइंस वर्सेस सूफिया हाई कोर्ट ऑफ भोपाल। ही साइंस वर्सेस सूफिया हाई कोर्ट ऑफ भोपाल, ठीक है। एक और रिपीट कर देता हूं, इनका मतलब क्या होगा यहाँ पे। दैट H इज फॉर हिस्ट्री, हिस्ट्री को बचाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए, E फॉर एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, साइंस फॉर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए लोगों के अंदर, एंड V फॉर वायलेंस खत्म करने के लिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए ये कह रहा हूं मैं। S का मतलब है कि हम स्ट्राइव करेंगे टू द एक्सीलेंस, ठीक। नेक्स्ट S इज अबाउट द सेव करेंगे हम अपनी सोवरेनिटी को, हम अपनी इंटीग्रिटी को सेव करेंगे, साथ में हम क्या करेंगे, अपने नेशनल एंथम को सेव करेंगे, हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को सेव करेंगे, हम अपने फ्लैग्स को सेव करेंगे। I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। देन H स्टैंड फॉर ह्यूमनिज्म, वैल्यू होनी चाहिए लोगों के अंदर। देन C, हाई कोर्ट का C यहाँ पे आएगा कि अपने कल्चर को सेव करना चाहिए हमें। देन वी हैव B and P विच इज अबाउट हमें अपने ब्रदरहुड को बचाए रखना चाहिए। P फॉर हमें पीसफुल सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए। सो अगर आप इसको याद कर लेते हैं, आप मेरे ख्याल से ये सारे ऊपर से लेके नीचे तक कुछ ना कुछ तो आपको इसमें से याद रह ही जाएगा अगर आप ये छोटी सी ट्रिक याद कर लेते हैं। ही साइंस वर्सेस सूफिया हाई कोर्ट ऑफ भोपाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।